नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग BPSC GS पॉइंटर देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भारतीय इतिहास देखेंगे 3 से 46 पेज तक। प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीनों आज एक साथ हम लोग देख लेंगे टोटल। इसमें पूरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन BPSC का कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें आपका टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। जैसे पहला चैप्टर है हमारा पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो प्रथम मानव जीवाश्म आपका मिला था नर्मदा घाटी से। दूसरा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये मिला है मेहरगढ़ से। थर्ड है कि चलकोलिथी भी कहा जाता है, तो ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ये घटना चक्र जो निकालती है पूर्वावलोकन, उसी का पॉइंटर है, पॉइंट वाइज है, ना कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलकोलिथी कहा जाता है आपका ताम्रपाषाण युग को। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये आपका है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग किसे कहा जाता है? तो वैसे युग जिसमें लिखित शास्त्र तो मिले हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक युग हो जाता है जिसमें लिखा हुआ भी मिला है, उसको पढ़ा भी जा सका है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, तो जिसमें कुछ लिखा हुआ मिला ही नहीं है। तो ऐसा है कि सिंधु सभ्यता से लिखा हुआ तो मिला है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का। इन हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो कालीबंगा से। नेक्स्ट है कि लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पन कालीन स्थल गुजरात में है। तो गुजरात में कौन सा है? तो ये आपका है लोथल। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा, डाबरकोट या प्रताप का पाकिस्तान वगैरह में। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर है, यानी बंदरगाह है। इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, तो कहेगा आपका पोर्ट, हरप्पन पोर्ट। तो ये आपका लोथल में, इसमें इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इधर देखिए, किसी का में कन्फ्यूजन है तो उसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इसमें कि पतन नगर है, तो लोथल है पोर्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी तो पक्की मिट्टी से बनी इमारत कला और वास्तुकला। इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो ये मिला है बनावली से और कालीबंगा से भी। बनावली को ज़्यादा माना जाता है, अगर ऑप्शन में दोनों है तो फिर दोनों को मारिएगा, ऐसे बनावली मारिएगा किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो। हाथी, बैल, घोड़ा में सुबह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, नन ऑफ द एबव सबके बारे में पता था। घोड़ा के बारे में कभी कभी नहीं माना जाता, लेकिन ये आपका सूतकांगेडोर से मिला था, सूतकांगेडोर। अस्थि पंजर मिला था घोड़ा का, तो इसीलिए इसमें BPSC का नन ऑफ द एबव मान लिया था आंसर। 69 में पूछा था। नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो ये है आपका BA स्मिथ। नेक्स्ट कह रहा है कि नवपाषाण कालीन स्थल दिए हुए हैं और स्थान, तो उतनूर कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। चिरांद बिहार, गुफकराल कश्मीर, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, भीमबेटका तो रायसेन जिला MP में पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो इसका आंसर है 900 वर्ष। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था, तो ये कहा जाता था आपका मगध। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह है सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। भोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्योंकि यहाँ से जो प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया, तो परुष्णी, जिसे कि रावी नदी भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो धर्मशास्त्र के समय में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, तो लगभग 3000 साल पहले। ये ऑप्शन में इसी को BPSC माना था क्योंकि यही नियरेस्ट था। ऐसे तो आप जानते होंगे कि 1500 BC, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसी को माना था BPSC। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म। इसमें देखते हैं आपका पहला कह रहा है कि गौतम बुद्ध का या महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी, तो गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन इस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे, सारनाथ में।
प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये आपका हुआ था राजगीर में। टोटल कितने बौद्ध संगीतियाँ हुई है, तो 4, 1, 2, 3 और 4। पहला हुआ था आपका राजगीर में, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र तीसरा, और उसके बाद कुंडलवन। पहला में राजा थे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये भी पूछ देता है कि उस समय कौन अध्यक्षता कर रहे थे, तो पहला में हो जाएगा आपका महाकाश्यप, सबाकामीर, मोगलीपुत्र तीस और वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे इसमें अश्वघोष। तो ये पूछ रहा था कि महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये हुआ था आपका राजगीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो हम लोग देखे कश्मीर में चौथी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी कनिष्क ने। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो पाटलिपुत्र। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध के जीवन पर 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। तो इनका जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन जिसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में, निधन हुआ था कुशीनगर जिसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया गया है क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो पंचम। इसमें विवाद था, कोई शास्त्रम मान रहा था, इसलिए बीपीएससी इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म की। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो यह है राजगृह में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो ये कनिष्क में महायान शाखा द्वारा दिया गया था। क्या होता है कि आपका बुद्ध के मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण के बाद जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में बढ़ जाता है, एक हो जाता है महायान, एक हो जाता है हीनयान। तो ये महायान वाले जो थे वो उनको देवता का स्थान देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था, तो गुप्त काल कौन करवाया था, तो कुमार गुप्त। कहाँ है, तो नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है, कुमार गुप्त ने बनवाया था, इसलिए कहा जाता है कि गुप्त काल का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो धर्मपाल। कहाँ है, तो भागलपुर में है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहे कि बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, तो नहीं, कहाँ है, भागलपुर में। नेक्स्ट कह रहा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल नहीं, कौन करवाया था, तो धर्मपाल। तो इसमें असत्य पूछ रहा था, दोनों असत्य है। कथन ए में है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, तो ठीक है। महाविहार के को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था, तो ये भी सही है। तो क्या हो गया कि ए और आर दोनों सही तथा इसकी सही व्याख्या करता है, क्योंकि इसलिए बंद हो गया क्योंकि इसको प्रश्न मिलना बंद हो गया। नेक्स्ट करा कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है, तो ये स्थित आपका अजंता में। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्मदमन। जैन धर्म तो आत्मदमन की बात करती है, लेकिन बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों में समानता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जैन धर्म। पहला करें महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है, तो ये आपका पावापुरी में निर्वाण। महावीर जैन की मृत्यु ईशनगर में हुई थी, तो पावापुरी में। नेक्स्ट करा कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, तो जंभिक ग्राम में किए थे। त्रिरत्न जैसे में किए आपका 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है, तो ये आपका जैन धर्म से भी पूछ सकता है कि त्रिरत्न में क्या क्या आएगा, तो सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपूर्व में से सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्णकालिक क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 14 पूर्व। ऑप्शन में भी देखिएगा कि पूर्व लगा हुआ है, 14 पूर्व, तो यही लग रहा है। अगला कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, उनके दामाद जमाली थे। इनकी बेटी का नाम क्या था, प्रियदर्शी। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक है, तो मखली गोशाल। बड़ाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो अजीबकों ने। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन सबसे ज्यादा था, तो गुप्त का। 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
पहला कह रहा है कि राजनीति चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से सबसे किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ऐसे उदयन रहता या फिर कुछ और रहता तो उसके अकॉर्डिंग बनता। इसमें आपका चंद्रगुप्त यही नज़दीक है। नेक्स्ट कह रहा है किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो अजातशत्रु। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था तो उदयन द्वारा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो किसके बारे में है? तो राजगृह के बारे में कहा जा रहा है कि राजधानी के रूप में कार्य करता था प्राचीन काल में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया तो किसके द्वारा स्थापित किया था प्रथम गणतंत्र? तो लिच्छवी द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो अंगुत्तर निकाय कौन बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। मगध की राजधानी कौन सी है? तो ग्रीब्रज या राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी थी तो ग्रीब्रज या राजगृह। सही सुमेलित पूछ रहा है तो मल्ल की राजधानी कहाँ है? तो कुशीनारा। अंग का चंपा, गंधार का तक्षशिला, वत्स का कौशाम्बी। नेक्स्ट करा कि प्रद्योत जो थे वो राजा थे तो ये थे अवंती का। अंग जनपद की राजधानी थी तो चंपा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो हर्यक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश। इसका ट्रिक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, हसीन मौ सुकसा। हसीन मौ सुकसा। तो पहले आ जाएगा हर्यक, उसके बाद आ जाएगा शिशुनाग, हसी न से नंद, मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन। तो पूछ रहा है कि नंद के बाद कौन शासन किया था? तो मौर्य। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था तो ये जीवक था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था तो ये थे आपके घनानंद, जिसको किया मारकर चंद्रगुप्त मौर्य किसके सहायता से? चाणक्य के सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे तो व्यापारी, बौद्ध, साधु और प्रशासक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है तो किया है विशाख दत्त। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका तो मेगास्थनीज का था। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान थी विलियम जोन्स किए थे। इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। एशियाटिक सोसाइटी। नेक्स्ट कह रहा है कि कौटिल्य की पुस्तक का किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। तो इसमें कह रहा है कि एक से अधिक। इसमें विदेश नीति भी था और शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास भी था। नाम है इकोनॉमिक्स, इसी मत सोच लीजिए कि आर्थिक संबंध था। इसमें शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेशी नीति, ये सब के बारे में था। मेनली पॉलिटिक्स पर आधारित था, राजनीतिक सिद्धांत पे। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया था तो राजनीतिक नीतियाँ। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो किसका बना हुआ था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो चंद्रगुप्त। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ऐसा महसूस होता है। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो श्रीलंका। आप जब इसका मैप देखिएगा तो ऐसे रहेगा, जैसे यहाँ पे श्रीलंका है तो यहाँ तक किया हुआ रहेगा कलर, ये नहीं रहेगा। तो जो श्रीलंका था इसका क्या था? इस पे साम्राज्य पर सम्मिलित नहीं था अशोक में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत। यह महाजनपद जब भारत का हिस्सा नहीं है, अब भारत का हिस्सा नहीं है तो गंधार कहाँ पड़ता है? तो तक्षशिला में। ये गंधार की राजधानी तक्षशिला था। ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया है तो रोमिला थापर का कहना कि आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है। तो ये रोमिला थापर बोलती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था तो 15 वर्ष।
ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो खरोष्टी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी। अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति थी, तो तीसरी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहला में अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक और फिर कनिष्क। तो तीसरा हुआ था आपका अशोक के समय। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो किसमें बताया है? तो भाब्रू स्तंभ में। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ये हो जाएगा आपका अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। अशोक के धर्म का मूल संदेश है तो शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो ये था सेल्यूकस का। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है तो इंडिका। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज। देख रहे हैं कितना बार रिपीट किया है इसे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था तो बृहद्रथ। अब नेक्स्ट है मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल। पहला कह रहा है कि जी किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदामन का अभिलेख का नाम था जूनागढ़ अभिलेख। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के इसी में सुदर्शन झील का निर्माण का भी जिक्र है जूनागढ़ अभिलेख में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने। पुष्यमुत्र, शुंग, मिनांडर, बिम, कडफिसेस और गौतमीपुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो बिम कडफिसेस ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? तो कण्व। हम लोग देखे थे अभी हसीन, मौ, सुकसा। तो शुंग के बाद कौन सा था? कण्व। शुंग, कण्व, सातवाहन। हरियक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन। तो पूछ रहा है शुंग वंश के बाद, तो कण्व वंश। कला की गंधार शैली फली फूली, तो कुषाणों के समय। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो ये आपका हाथी गुम्फा लेख के साथ। इसमें पहली बार भारतवर्ष का जिक्र है, भारतवर्ष। नेक्स्ट कह रहा है कि दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविष्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो था आपका खारवेल का। ये सब में से खारवेल का वंश का नाम था चेदी वंश, जिसे कि महामेघवाहन वंश भी कहा जाता था। दिया हुआ है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है तो महामेघवाहन वंश से या चेदी वंश से, अगर दोनों रहे तो हो जाएगा एक से अधिक। टेसियस, प्लिनी, टॉलमी और स्ट्रेबो में से पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी लिखा है, तो इसमें नन ऑफ द एबव हो जाएगा। अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया है, अज्ञात लेखक, इसका लेखक का नाम ही नहीं पता है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी लिखा हुआ है कि पेरिपल्स मारिन एरिथ्रियाई या प्याएज अराउंड एथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। इसे विलफ्रेंच एच स्टॉक द्वारा पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के रूप में अनुवादित किया गया है, यानी इसके लेखक का नाम अज्ञात है। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। कह रहा पहला में कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है कि चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघबर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, तो समुद्रगुप्त के पास। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, तो ये स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे? तो कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच और कॉम्बे। तो इसमें नन ऑफ द एबव है, क्योंकि कहा जाता है कि इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भड़ौच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो इसमें पूछा था उत्तर भारतीय व्यापार, तो इसीलिए इसका हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन, एक से अधिक भी इसको बोल सकते हैं, ऑल भी बोल सकते हैं, क्योंकि कल्याण से भी होता था, भड़ौच से भी, और मेनली था ताम्रलिप्ति। इसको अपने अनुसार देख लीजिए। कह रहा कि कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में
उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। इसको बीपीएस इसका आंसर नन ऑफ द एबव मान लिया था, लेकिन सर लोग बताते हैं कि इसमें क्या था कि प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह भड़ौच, कल्याण, काम्बे ये सब से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो इसको अपने अनुसार मारिएगा। नेक्स्ट है कि सौमिल, शुद्रक, सैनक और सुसूत्र में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो इसका नन ऑफ द एबव होगा, ये सब में से कोई नहीं थे। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बराह मिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ये आर्यभट्ट ने बोला था। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो किसके बारे में कह रहा है? गुप्त काल के बारे में कह रहा है। नेक्स्ट है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, दान में दिया था? तो गुप्त वंश। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है, तो भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या जारी की गई थी, तो सातवाहनों द्वारा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था, तो हरिसेन। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई, तो खरवेल द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी, तो उपज का 6ठा भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि। चीनी यात्री शुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, तो 518 ईस्वी। हर्षवर्धन के समय भारत आया था, तो हुएनसांग। हर्ष से हुएनसांग, हर्ष से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय हुएनसांग। और एक पूछ देता है आपका फाहियान, ये किसके समय आया था? तो ये आपका आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, या चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे बोला जाता है। योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपका वैशेषिक, ऋषि कनाद ने। वर्धन राजवंश की स्थापना तो पुष्यभूति ने। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा था, तो बाणभट्ट। कवि बाण निवासी था, तो ये आपके थे पृथ्वीकूट गांव, बिहार। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो हम लोग देख चुके हैं हुएनसांग। हुएनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो ये था आपका मथुरा। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा। अधोलिखित कथन असत्य है, कौन सा जो नीचे लिखा हुआ है असत्य है? तो कह रहा कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। नेक्स्ट है कि हुएनसांग एक चीनी यात्री था, चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, तो दोनों असत्य है। जो फाहियान था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और हर्ष हुएनसांग आया था हर्ष के काल में, एक दूसरे का चेंज कर दिया, अल्टरनेट हो गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो मुसलमान। झांसी के पास देवघर का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर के बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये आपका है गुप्त काल के। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण भारत में चोल, चालुक, पल्लव और संगम से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, उसको देख लेते हैं। पहला है कि चोल वंश का संस्थापक था, तो इसके संस्थापक है विजयालय। चोल काल प्रसिद्ध था तो ग्राम पंचायत के लिए। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल। नेक्स्ट करा कि इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो कदम। इसमें किसका किसका है संगम में? चोल, चेर, पांड्य ये सब का। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो ये था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो चेर ने। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षण द्वार कहलाता है, तो गोपुरम कहलाता है। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, तो एकाम्बरेश्वरार मंदिर। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, तो राजराज प्रथम ने। पूछता है बार बार इसे। नेक्स्ट है सही सुमेलन है, तो राष्ट्रकूट, मलखेड, पांड का मदुरै राजधानी है, चोल का तंजावुर, होयसल का हेलीवेट। नेक्स्ट है कि प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, तो मुद्रा राक्षस के लेखक हम लोग ऊपर देख चुके हैं विशाख दत्त। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास। कल्हन का पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किस लिखी गई थी? तो लिखा था कदम्ब ने, कमंदक के द्वारा। कालिदास के कुमार संभव में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है, तो इसमें कार्तिकेय का, जो शंकर पार्वती का पुत्र कार्तिकेय है, उसके बारे में है कुमार संभव में। किरार्ती जूनियम के लेखक हैं तो भारवी। स्वप्न पास दत्ता के लेखक हैं भास। इसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी हर बार एक पुस्तक लेखक पूछती है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक, तो कौटिल्य। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है, तो संगम साहित्य।
सही सुमेलन पूछ रहा है तो चरक हो जाएगा चिकित्सा संबंधित है। ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से है। ब्राह्मीर का संबंध है ज्योतिष से। विशाख दत्त का संबंध है नाटककार से। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी के बारे में। कह रहा है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो इस जावा सुमात्रा से संपर्क था। स्वर्ण भूमि को वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। ये किया था बालपुत्र देव ने। नेक्स्ट करा कि पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं तो चंद्रवरदाई। उदंतपुरी शिक्षा के केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका है बिहार के बिहार शरीफ में उदंतपुरी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था, तो धर्मपाल ने। कहाँ है, भागलपुर। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था, तो धर्मपाल। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो सुल्तान जैनुल आबिदीन को। नेक्स्ट कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो नान्यदेव। और इसके अंतिम शासक थे हरीश सिंह। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से मेडिएवल शुरू है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। पहला टॉपिक है हमारा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसमें कह रहा है आपका कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, तो ये दिया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ, तो 1178 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिल्ली सल्तनत। पहला वंश, इसमें टोटल कितने वंश थे, तो ग ख तसलम। पहला हो जाएगा ग ख त स ल अम। ग से गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, उसके बाद मुगल वंश आ जाता है। इसमें टोटल गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो पहला हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे। इसमें पहला कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 धन का झोपड़ा क्या है, तो यह एक मस्जिद है। नेक्स्ट कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो इल्तुतमिश। अगर शुरू कौन करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा पूछेगा तो इल्तुतमिश। बाद में इस पर मरम्मत भी बहुत सारे लोग कराते हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी थी लाहौर। बाद में दिल्ली लाया जाता है इल्तुतमिश द्वारा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो किसका माना जाता था, तो इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो किया था आपका मलिक जानी को। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई, तो बलबन। भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी, तो बलबन ने। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था, तो ये किया था आपका बलबन ने। नेक्स्ट कह रहा है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये 2 शब्द किसने कहे हैं, ये सब, तो ये कहा था आपका जियाउद्दीन बर्नी। तुगरिल खां के विद्रोह किया था किसने, तुगरिल खान ने विद्रोह किया था, तो बलबन के समय ही विद्रोह किया था तुगरिल खान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गुलाम वंश के बाद कौन सा हो जाएगा, ग ख, तो खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक था, तो जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो इसका नाम था जफर खां। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते थे। यह शब्द लिखे हैं, तो ये लिखा है A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इसके पति का नाम क्या था, पद्मिनी का। इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो राणा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक, तो देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव और चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो किसके समय, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS प्रारंभ की थी, तो ये किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में। निम्न में से किसके खिलाफ, इसमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो किसी भी ने भी नहीं किया था, सब लोग खलीफा के
शक्ति का विरोध नहीं किए थे, सब लोग समर्थन करते थे। जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा है? तो ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा गैक हक के बाद तस्लम, तुगलक, सैयद लोदी। तो अब इसमें जाते हैं। पहला करा कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो ये दफन है नालंदा में। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसके लिए एक विभाग ही बना दिया है बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए। नेक्स्ट है कि इस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो फिरोज शाह तुगलक के काल में। इसमें इसका नाम क्या था? दीवाने बंदगान। दिल्ली की सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया। तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चों किसके द्वारा वहन किए जाते थे? काश्तकारों के द्वारा। नेक्स्ट करा कि वह बेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था। तो निकोला डी कांटी। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। तो किया था तुगलक ने। इसका ट्रिक क्या है? तुगलक सखी। तुगलक सखी सबसे ज्यादा तुगलक करता है। उसके बाद गुलाम वंश, फिर लोदी वंश का यहाँ पे साइलेंट है, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद खिलजी वंश। तो सबसे ज्यादा तुगलक, सबसे कम खिलजी। इसमें पूछा सबसे लंबा समय तक, तो यह में तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी और शेरशाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। तो कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट करा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था। तो एक खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? तो इसके बाद सैयद वंश। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो छीना था हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में इस राज्य के शासनकाल में आया था। तो अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर का महानतम शासक था तो कृष्णदेव राय। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध। इसे राजसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया? ये बसाया था कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में। तोलकाप्पियम का संबंध है तो द्वितीय संगम काल में इसका निर्माण हुआ था। तोलकाप्पियम लिखाया था। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। पहला कह रहा है कि दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। तो रक्षा विभाग से कौन बनवाया था? तो बलवन। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। तो कौन सा? तो खराज, ऊस और मुक्ताई। इसमें एक होता था खुम्स। तो खुम्स जो होता था वो लूट का धन होता था, तो इसमें से छांट दिया ना रहता था। तो भूमि उत्पाद पर लगता था खराज, ऊस और मुक्ताई। जवाबित का संबंध किससे है? तो राज कानून से। सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससगनी एवं जित्तल किन धातुओं के थे? तो ये थे आपका चांदी और तांबा के। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, कला एवं स्थापत्य और साहित्य। पहला करा कि भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। तो 12वीं शताब्दी। संपन्नता से षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, स्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। ये कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट करा कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी। फतेहपुर सिकड़ी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है। तो दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। तबकात नासिरी के लेखक थे तो मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट करा कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो तबकात नासिरी से। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रेहला में। नेक्स्ट कह रहा है कि बहमानी राज का संस्थापक था तो अलाउद्दीन हसन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ईश्वर दास नागर के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने
आंसर है कि अपनी बानी को उसी भाषा में लिखा, अपनी बानी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सेकंड कह रहा है कि इस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो किससे कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। थर्ड है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये थे आपका सुहरावर्दी संप्रदाय के। नेक्स्ट है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। तो यह है उत्तर भारत में बनाया था। सही मिलान नहीं है। तो सगुन क्या है? तो किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे। तो नहीं, निर्गुण जो था वो मूर्ति पूजा से नहीं मानते थे, जबकि सगुन जो है वो मूर्ति पूजा की उपासना करते हैं। तो ये नहीं हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल वंश शुरू हो गया है। हाँ, बाबर। इसका ट्रिक क्या है? भाज सा। बाबर, हुमायूं, ऐसे अकबर, जैसे जहांगीर, ऐसे शाहजहां, ऐसे औरंगजेब। तो हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तो उनकी सैन्य कुशलता। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। टोटल 3 होता है। प्रथम होता है 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा होता है 1576 में। इसमें यह भी पूछता है कि टोटल बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े। तो इसका ट्रिक क्या है? पान, खा, चल, घर, उसके बाद मर जाता है। तो पानीपत 1526, खानवा 27, ख से, च से चंदेली 28 में होता है, घ से घाघरा 29 में होता है और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हुमायूं शासन संभालता है। नेक्स्ट है कि तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये तुर्की में लिखा गया था, जबकि इसका मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी थी, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। जनरली लगा कि फारसी में होगा, लेकिन यह अपवाद है। ज़्यादातर पुस्तक फारसी में है, लेकिन तुजू के बाबरी जो है वो तुर्की में था। ये बाबर का जीवनी था, तुजू के बाबरी, बाबरनामा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था तो ये था बाबर। भारत में बाबर के आगमन के कारण तो प्रदेश में तैमूरी वंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है हमारा हुमायूं और शेर शाह। करा कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो सबसे पहला है देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज या सरहिंद। उसके बाद है, इसको याद करिएगा, दे, चौक, सर। दे से देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। कन्नौज को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, बिलग्राम। ये 1539 में होता है चौसा और ये 1540 में होता है कन्नौज। नेक्स्ट कह रहा है कि 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था चौसा में। इस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो ये शेर शाह सूरी के बारे में है। नेक्स्ट है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम आक्रमण कब किया? तो ये किया था 1532 में। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूरुन्निसा बेगम में से अपने बादशाह पति के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो करवाया था हाजी बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये किया था सिकंदर शाह ने और इस्लाम शाह ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकबर। हम लोग बाबर देख लिए, हुमायूं देख लिए, अब अकबर देखेंगे, शेरशाह देख लिए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। तो इसका सेनापति का नाम था हकीम खां, महाराणा प्रताप का। और इसका किसके बीच हुआ था हल्दी घाटी? तो एक तरफ अकबर था, तो अकबर का सेनापति का नाम था मानसिंह। नेक्स्ट करा कि बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने किया था, कब किया था? तो 1563 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो इसमें सबसे लंबा अकबर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के सम्राट के बारे में यह लिखा, तो अकबर के बारे में लिखे थे कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की एक महत्वपूर्ण कदम था। तो अकबर के बारे में है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के काल में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1576 में मिलाया था। इस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही मिलान नहीं किया गया है।
तो पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, तो ये गलत है। टीपू सुल्तान तो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध में था। इसका पानीपत का दूसरा से संबंध नहीं है। 1556 में हुआ है अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट है कि जहांगीर, तो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू किया था, तो जहांगीर ने, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था, तो हॉकिंस को। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था, तो आया था जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट करा कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था, तो जहांगीर। शुरू कौन किया था, तो इसको कर दिया था आपका हुमायूं ही शुरू किया था, अगर शुरू पूछे तो, लेकिन शीर्ष बिंदु पे पहुंचा था तो जहांगीर के काल में। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो नूरजहां ने। प्राचीन कारी या पिटरा ड्यूरा संबंधित है, तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसे कहा जाता था पितरा दुरा। नेक्स्ट है शाहजहां और औरंगजेब, तो ईरान के शाह और मुगल शासकों बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो ये था कंधार। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था शाहजहां ने। इसके शासनकाल को कहा जाता था ये आपका वास्तुकला का ये स्वर्ण काल। इसमें बहुत सारा निर्माण करवाया था शाहजहां। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो एल श्रीवास्तव कहते हैं कि जो शाहजहां का काल है वो मुगल काल का स्वर्ण युग है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ था दारुल इस्लाम। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल कालीन प्रशासन। कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था, तो ये था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है, तो ये करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदात भूमि। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, तो लगान निर्धारण का तरीका। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, तो मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था मुख्य काजी। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था, तो सूरत को कहा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल कालीन संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। तो इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, तो हुमायूं। इसका आंसर ऑफिशियल अकबर दिया था बीपीएससी। नेक्स्ट है कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था अब्दुल समद मीर सैयद अली द्वारा। आईने अकबरी लिखा था, तो अबुल फजल के द्वारा। दसबंत और बशाबन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो ये लोग अकबर के दरबार में रहते थे, दसबंत और बशावन। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, तो ये हुआ था अकबर के काल में। तबकात अकबरी, जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, लिखी है, तो तबकात अकबरी लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था, तो गुलबदन बेगम, इसकी बहन ने हुमायूं की। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, तो ये शेर खां कहा था, प्रस्ताव दिया था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया, तो अबुल फजल। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, तो ये कथन है विलियम फिंच का। नेक्स्ट टॉपिक है सिख संप्रदाय और मराठा राज्य। कह रहा कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था आपका गुरु गोविंद सिंह। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़। अष्टप्रधान गठन किया था तो शिवाजी ने, और अष्टदिग्गज कहाँ रहता था, तो ये रहता था विजयनगर साम्राज्य में, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज, और अष्टप्रधान शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके द्वारा प्रबंध में सहायता करती थी, तो ये करता था शिवाजी को। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो मराठा प्रशासन में। सरंजामी प्रथा संबंधित है, तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है, सरंजामी प्रथा। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल साम्राज्य का विघटन। कह रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह। इस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय को। ये अपना कराता है उत्तराधिकार, कहाँ बनता है, पटना में करवाता है, राजगद्दी पे बैठता है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसने साम्राज्य की सीमा थी, तो चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार और पेशावर से वाराणसी। तो इसका आंसर दिया था बीपीएससी नन ऑफ द एबव। तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के लिए कहा जाता था कि उसकी जो साम्राज्य की राजधानी थी चांदनी चौक से पालम तक थी, न कि बहादुर शाह जफर के बारे में, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द एबव दिया था बीपीएससी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया। पहला कह रहा है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। भारत में कौन बना था, तो ये पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद बनता है अल्बुकर्क, उसके बाद बनता है नीनो डी कुन्हा।
पहला पूछा था इसलिए हो जाएगा अल्मीड़ा। सेकंड कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो करता था पुर्तगाली हुगली का उपयोग। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो किया था सूरत में। इस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था, तो पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। टोटल कितने कर्नाटक युद्ध हुए हैं, तो 3। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, तो 1632 में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार से आपको सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो ये था बिहार। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई सूरत में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। पहला कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो ये था आपका 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि होती है, उसके बाद 12 अगस्त 1765 में इसी के तहत आपका शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था, तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था मोहम्मद रजा खां को। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो ये फ्रांसीसियों के खिलाफ था। इसके बाद फ्रांसीसियों का अंत हो जाता है और पूरा अंग्रेज का, इसके पास जितने भी थे वो अंग्रेजी कंपनी के पास आ जाता है, यानी हो जाएगा फ्रांसीसियों और अंग्रेजी के बीच होता है बांडीबास का युद्ध। ये भी पूछ सकता है कब हुआ था, तो 1760 में। किसके खिलाफ लड़ा गया, तो अंग्रेजी, ये ब्रिटिश वर्सेस फ्रांसीसी। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो किससे प्राप्त किया था, ये प्राप्त किया था आपका शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम को। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो टीपू सुल्तान। इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये थर्ड में होता है श्रीरंगपट्टनम। इसमें टोटल 4 युद्ध होता है आंग्ल मैसूर, 1 2 3 4। पहला में होता है मद्रास की संधि, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। दूसरा में होता है मंगलूर की संधि, उसके बाद होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि थर्ड आंग्ल मैसूर में, और चौथा में इसकी मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की। इसमें नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई वह थी, तो इसके बाद हुआ था इलाहाबाद की संधि। बक्सर कब हुआ था, 1764 में। प्लासी 1757 में। गवर्नर जनरल और वायसराय से प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में बहुत ज़्यादा, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ये था विलियम बेंटिक। 1833 का एक्ट आता है, इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसी में आपका प्रथम गवर्नर जनरल भारत का बन जाते हैं विलियम बेंटिक, और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो वो भी विलियम बेंटिक होगा। ये बताइए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था आपका वारेन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बनता है वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और प्रथम वाइसराय, तो प्रथम वाइसराय हो जाएगा कैनिंग। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, तो ये था लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव भी बोल सकते हैं। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो किया था वारेन हेस्टिंग। लगाया कौन था, तो क्लाइव। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड लीटन संबंधित नहीं है, तो इल्बर्ट बिल से। इल्बर्ट बिल का संबंध किससे है, तो रिपन से है। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट कह रहा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में। दास प्रथा का उन्मूलन ये हुआ था 33 के एक्ट के थ्रू 43 में। ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, तो सारा काम कौन करवाया था, तो विलियम बेंटिक। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया, तो किया था विलियम बेंटिक ने। सिंध, इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प कौन किए थे, तो राजा राम मोहन राय। अब विधवा विवाह में किनका था, तो ईश्वर चंद विद्यासागर। सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था। किसने सिंध भी जीत कर उसका अधिग्रहण किया, तो नेपियर। सिंध पूछेगा तो नेपियर मारिएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन इस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी,
तो लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने तक। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया तो 1877 में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी लॉर्ड लिटन ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की तो कर्जन ने। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो कर्जन। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पहला कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया जाता था? तो ये किया जाता था आपका जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो 1793 ईस्वी में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो इसका मेन कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछ रहा है तो किसमें बंगाल और बिहार, किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था? तो किया गया था 1885 में। रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी मद्रास में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो यह है रैयतवारी प्रथा। रैयत का मतलब ही होता है किसान, तो इसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। 3 है, एक है जमींदारी, तो इसमें तो होंगे आपका स्थायी बंदोबस्त में जमींदार होता था। एक हो जाता है आपका रैयतवारी, तो रैयत का मतलब किसान होता है। एक होता है महालवाड़ी, तो महाल का मतलब हो जाता था पूरे गांव का उस पर अधिकार, पूरे गांव एक साथ मिलकर देता था राजस्व। नेक्स्ट है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था आपका 1900 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो इन्होंने चुनाव लड़ा था उदारवादी दल पे। महालवाड़ी बंदोबस्त का बंगाल में लागू हुआ तो होल्ट मैकेंजी ने किया था महालवाड़ी। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चित्रण किया है, यह लिखा है। ये कहा है दादा भाई नौरोजी ने। रेलवे इस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा गया है, तो ये लिखे हैं दादा भाई नौरोजी ने। धन प्रवाह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। यह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया था, तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1857 का क्रांति। पहला कारण कि 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण थे, तो इसमें बहुत सारा कारण था। जैसे पहला तो है कि अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, सभी वर्गों के समर्थन की कमी थी, इसमें सबका अपना अपना हित था और किसी एक लीडर का भी कमी था, तो यही था इसका मेन विफलता के कारण। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट करा कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो अधिकारियों की अक्षमता, ये नहीं था विद्रोह का कारण। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, तो ये ग्वालियर में हुआ था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह इस स्थान से संबंधित थे, तो ये थे आपके जगदीशपुर से संबंधित। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये आरा से संबंधित थे, ये बार बार पूछता है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे, तो बिहार में आपका कुंवर सिंह हो जाएगा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। जगदीशपुर के राजा थे तो कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे तो राजपूत कुंवर सिंह। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कहा था, तो कुंवर सिंह ने कहा था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो केंद्र था जगदीशपुर। नेक्स्ट है कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजलेहल खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमदुल्लाह शाह। 1857 के विद्रोह का इस उर्दू कवि ने देखा था, तो गालिब ने देखा था। निम्नलिखित वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो साहूकार और जमींदार नहीं लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, तो हैदराबाद के निजाम ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह से बिहार का यह भाग अप्रभावित रहा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुंगेर। 1857 के इससे बहुत प्रश्न पूछे हुए 1857 की क्रांति से
1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था वह थे ये थे वासुदेव बलवंत फड़के। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था तो किए थे बी डी सावरकर द्वारा। इसे कहा था फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वही है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था तो नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद, बेगम जिन्नत महल ये दिल्ली से, उनकी पत्नी थी बहादुर शाह जफर की। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें करा कि 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल था तो ये थे कैनिंग। बाद में इनको 1858 के अधिनियम के बाद वाइसराय बना दिया जाता है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 में कथन में कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। रीजन कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन आंदोलन नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो पहला भी सही है, कथन भी और कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रही है क्योंकि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। इसमें क्योंकि लगाकर पढ़िएगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। नेक्स्ट करें कि 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी तो षड्यंत्र किसने कहा था तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था तो ये किए थे आपका बी डी सावरकर ने। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी तो 1 नवंबर 1858 को। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है तो ये उसके बाद बना था पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया तो इसके बाद किया था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर से। नेक्स्ट है अनजान आंदोलन। पहला कह रहा कि नील आंदोलन किसके बारे में था तो रैयत नील की खेती नहीं करने चाहते थे, उनसे अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी तो यही है नील विद्रोह का मेन रीजन। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे, नील दर्पण लिखे आपके दीनबंधु मित्र ने। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की थी तो किए थे आपका दीनबंधु मित्र ने। बंकिम चटर्जी के आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है सन्यासी विद्रोह का। मुंगेर के बरहिया ताल के विरोध का उद्देश्य था तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया तो गुरु राम सिंह। पागल पंथ की स्थापना तो ये किए थे करम शाह। फराजी कौन थे तो ये थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी आंदोलन के विद्रोह में 1839 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया था तो ये चलाए थे जौनपुर की करामत अली ने। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में रमौसी कृषक जत्था स्थापित किया था तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट है कि रमौसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था पश्चिमी घाट में हुआ था रमौसी विद्रोह। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम तो इसका नाम था खोंद। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह इस क्षेत्र में हुआ तो ये हुआ था सिंहभूम में। कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में तो बुद्धो भगत में। कब हुआ तो 31 में। बघेरा विद्रोह हुआ था तो ये बड़ौदा में हुआ था। इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है बिहार में। ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो सिद्धू कान्हू। ये 4 भाई थे चांद और भैरव, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। इसकी 2 बहन भी थी फुल्लो और झानो तो इन्होंने ही नेतृत्व किया था आपका संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह हुआ था तो ये 1855-56 में। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था तो मेजर बारो इसको बोल सकते हैं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है तो बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे तो बिरसा मुंडा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया तो इनको पकड़ा गया था फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900 तो ये सब में से कोई नहीं था। इनको बिरसा को 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। इसमें है ऑप्शन, इसमें हो जाएगा 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे तो ये आपका हो जाएगा नन ऑफ द एबव। बिरसा मुंडा जाति का शासन के पक्ष में थे, किसी राज विशेष के नहीं थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है तो इनका था रांची झारखंड, बट उस समय बिहार में पड़ता था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे तो धरती आबा का।
हौज विद्रोह हुआ है तो ये हुआ था 2021 के दौरान। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था तो अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था तो केरल में। ये भी पूछ सकता कब हुआ था तो 1921 में। तेभागा आंदोलन कब हुआ था तो 1946 में बंगाल में, और इसका आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में, तेभागा आंदोलन। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसमें कह रहा है कि किसने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने 1904 में। इसका कार्यकाल ही था 1900 से 1905। उसके आधार पर भी आप बना सकते थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई तो 15 अगस्त 1906 को। लॉर्ड कर्जन द्वारा इस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था तो किया गया था 1904 में। नेक्स्ट करा कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। तो ये किया था 1917 में। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे तो ये थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। वुड के और 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है तो इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। पहला कार्य 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था तो ये किया था रिपन ने। लाया कौन था तो लिटन लाया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तो ये किया था आपका तारकनाथ दास ने। फ्री हिंदुस्तान। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना तो शिशिर कुमार घोष ने। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यह पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी तो यंग इंडिया, ये तो महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट है कि यह अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था तो ये था आपका लीडर। निम्नलिखित अखबार का प्रकाशन पटना से होता था तो इसका नाम था इंडियन नेशन। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था तो बाबा साहेब अम्बेडकर। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था तो देव बिहार हेराल्ड। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों का सही संयोजन है तो द हिंदू का थे आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी का थे बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा तिलक का था। बंगाली के थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी के थे गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। पहला कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के इस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया तो बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियां और उदार राजवाड़े को आकर्षित किया। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे तो ये थे आपका राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट कह रहा है कि आत्मीय सभा के संस्थापक थे तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना तो 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना तो 1828 में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया तो ये थे आपके स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई तो ये 1857 ईस्वी में किए थे। शारदा। नेक्स्ट करा कि शारदा मणि कौन थी तो ये रामकृष्ण परमहंस की वाइफ थी। इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक आंदोलन चलाया गया था तो ये चलाया गया था अवध में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज। पुनः वेदों की ओर चलो नारा दिया था तो ये दिए थे दयानंद सरस्वती ने। षड्यंत्रकारी संगठन कहा जाता था तो ये कहा जाता था आर्य समाज को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे तो आत्मारंग पांडुरंग। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और प्रार्थना समाज में से कालानुक्रम रूप से प्रथम है तो पहला है ब्रह्म समाज। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी तो किए थे ज्योतिबा फुल्ले। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना तो ये किए थे मैडम HP ब्लावटस्की। पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना तो 1877 में महादेव गोविंद रानाडे ने। और ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। सही सुमेलन पूछ रहा है तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तुरेनेल वैली में भयंकर दंगे हुए थे तो नडार में। नेक्स्ट करा कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमदाई मजदायन सभा के सही संयोजन है तो प्रार्थना समाज के हैं आत्मारंग पांडुरंग। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा फुल्ले। रहनुमाई
मजदायसन सभा, तो ये थे आपका नौरोजी खुर्दोरन जी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, ज्योतिबा फुल्ले के प्रेरणा से। फराजी आंदोलन चालू किया था हाजी सरियतुल्लाह ने। शिवाजी आंदोलन की शुरुआत 1895 में की गई थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो ये थे दादा भाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सॉरी। बाद में इसका नाम बदल के दादा भाई नौरोजी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, सॉरी इंडियन एसोसिएशन तो उसमें फिर मर्ज हो जाता है भारत संघ, ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो यही था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था, तो 1874 में नियुक्त पूछेगा, तो ये 69 में नियुक्त हुए थे, 5 साल बाद निष्कासित। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना तो 1909 में। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना तो फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और तैयब जी। मेहता, तैलंग और तैयब जी याद रख सकते हैं। बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो 1937 में। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसको हम लोग कांग्रेस की स्थापना की थी, तो ए ओ ह्यूम ने किया था। कब किए थे, तो 1885 में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो ये ए ओ ह्यूम जो थे वो क्या थे, तो ये थे असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो ये हुआ था सन 1885 में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो प्रथम हुआ था मुंबई, जिसे बम्बई कहा जाता है। इसमें ऐसे भी पूछ सकता है 1 2 3 4, तो पहला हुआ था आपका, इसका ट्रिक है BCME, पहला बम्बई, बी से दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। ये भी पूछा कि अध्यक्षता कौन किए थे, तो पहला में बी से व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसमें भी हैं। कलकत्ता में किए थे दादा भाई नौरोजी, दूसरे दादा। मद्रास में किए थे आपका जॉर्ज, ये पहला हो गया प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथा में किए थे मद्रास में जॉर्ज यूल, प्रथम अंग्रेज, इसको भी याद रखिएगा। इसमें कह रहा है कि मुंबई यानी वर्तमान बम्बई में। 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में से एक नहीं था, तो शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, तो ये नहीं था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हम लोग देख चुके हैं दादा भाई नौरोजी, 10 से दादा 10 से दूसरा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसमें टोटल 33 लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय प्रथम अधिवेशन में कितने लोग भाग लिए थे, तो 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, इसमें दूसरा पूछा है, तो दूसरा थे रहीमतुल्लाह सयानी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कब अध्यक्षता किए थी, तो ये किया था आपका कोलकाता में 1916 में, 17 में की थी। 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट। उसके 8 साल बाद 1925 में कौन की थी, तो प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। इस कहाँ की थी, तो कानपुर, इसको भी देख सकते हैं एक साथ। 1917 में आपकी की थी कोलकाता में, कौन, एनी बेसेंट। इसमें 8 जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1925। 25 में की थी कानपुर में सरोजिनी नायडू। उसके जस्ट 8 साल बाद 1933 में कोलकाता में अध्यक्षता हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी एक महिला की थी, नलिनी सेन गुप्ता, या नलिनी सेन गुप्ता इसको बोला जाता है। तो इसमें आप 8 जोड़ कर निकाल लीजिएगा। इसका ट्रिक है कोका कोला, कोलकाता, कानपुर, कोलकाता। इसमें पूछ रहा था कि भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, और अगर पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला तो क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, तो 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर, पटना में। ये बिहार में होने वाला प्रथम अधिवेशन था। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था, तो ये कहे थे आपका बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है, तो बाल गंगाधर तिलक।
किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये लाला लाजपत राय कहे हैं। नेक्स्ट है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका चित्तरंजन दास। पहला हुआ था 12 में बांकीपुर पटना बिहार के, और दूसरा हुआ था गया में। बिहार का अगर कांग्रेस अधिवेशन पूछे तो पहला 1912 बांकीपुर पटना, उसके 1922 में गया में CR दास की अध्यक्षता में। पहला अधिवेशन 12 में हुआ था बांकीपुर में, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो RN मधोलकर, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास, चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये की थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी, ये थे आपके 47 में। एक पूछता है कि 1950 में जिस समय संविधान लागू हुआ तो इस समय थे पुरुषोत्तम दास टंडन, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सेफ्टी बल्ब सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी बल्ब सिद्धांत के आधार पर हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाना था। यह कहे थे लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। पहला कह रहा है कि कांग्रेस के गर्म नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। सॉरी, ये नरम दल का पूछ रहा है, तो नरम दल जो थे वो राज वामबद्ध आंदोलन थे, राज वामबद्ध आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो ये थे शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट है कि उग्रपंथी नहीं थे यानी नरमपंथी थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, ये उग्रपंथी नहीं थे, ये नरमपंथी थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधीन आया, तो 1906 के बाद। ये नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, तो कौन कौन थे गरम दल से? तो गरम दल से आपका एक तो याद रखिएगा लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, और उसके साथ ही एक है अरविंद घोष। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, और एक में अरविंद घोष। गरम दल पूछ रहा है। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता है। बाल तो आपका हो जाएगा गरम दल में। दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब नरम दल थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं होंगे। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय। 1908 में बाल गंगाधर तिलक की जेल हुई, 6 वर्ष की हुई थी जेल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां। कह रहा कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत था आपका BD सावरकर का। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो ये किए थे सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, याद रखिएगा। नेक्स्ट करा कि अनुशीलन समिति थी, तो ये क्या था? तो एक क्रांतिकारी संगठन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया? तो ये 1908 में हुआ था। कब किया गया था? तो 1908 में। कौन कौन थे इसमें? तो खुदीराम बोस और एक प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तुम देख चुके हैं मुजफ्फरपुर में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो ये हुआ था 1924 में। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? तो ये लिखे हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं का तिल में है। तो ये लिखे हैं बिस्मिल अजीमाबादी। राम प्रसाद बिस्मिल मारिएगा, गलत हो जाएगा, बिस्मिल अजीमाबादी। नेक्स्ट है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, तो किसको किसको मिला था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्ला खां को मिला था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो ये थे भगत सिंह। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली के कोटला मैदान में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा तो ये दिए थे भगत सिंह। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को इस तारीख को फांसी दी गई थी, तो कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931। चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित थे? तो चटगांव शस्त्रागार ढाबे संबंधित थे सूर्य सेन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए थे अरविंद घोष। नेक्स्ट करा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम हैदराबाद के त्राबन कोरादी जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट है कि भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। पहला करा कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे,
तो इसके संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो 1913 में, लाला हरदयाल इसके मेन थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट कह रहा है कि जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के समय। भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो ये माइकल और डायर को, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में मुख्य ये था, यही गोली मारने का आदेश देता है। इसी कारण उधम सिंह उसको 1940 में मार देते हैं गोली। करजन बाइली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था तो ये मदन लाल ढींगरा। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किए थे बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, करजन के समय। बंग भंग के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ था तो स्वदेशी। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो 19 जुलाई 1905 को करजन द्वारा। बाइकआउट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में इस स्थान में गोल्डन लीन नामक संस्था की स्थापना हुई तो देवघर में। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड करजन ने। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि जो विभाजन है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है कि बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ तो 1911 में। दोबारा विभाजित नहीं हुआ था, 1905 में जो विभाजन किया गया था 11 में इसको रद्द कर दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट है ना कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो विभाजन नहीं, रद्द याद करिएगा, रद्द हुआ 1911 में। निम्न वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित रहे तो कृषक और मुसलमान। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था स्वदेशी। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार, ये बार बार पूछता है स्वदेशी और बहिष्कार, तो बंगाल विभाजन के समय। नेक्स्ट करा कि कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। बनारस अधिवेशन कब हुआ था? इसको देख लेते हैं प्रश्न के माध्यम से ही। निम्नलिखित नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो दादा भाई नेरोजी। इसको याद करिएगा, जैसे कि 1905 है और 1906, दोनों बार बार पूछता है। 1906 तो 5 में होता है आपका बनारस में और 6 में होता है कलकत्ता में। पहले बी आएगा फिर सी आएगा। बनारस में करते हैं गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, और कलकत्ता में करते हैं दादा भाई नेरोजी। तो याद कीजिएगा कि 1905 बीजी और यहाँ पे 6 में हो जाएगा सी डी, कलकत्ता दादा, बनारस गोखले। देखते हैं इसको। कह रहा कि 6 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो दादा भाई नेरोजी ने। कलकत्ता कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट कह रहा कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसमें है कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज का झंडा फहराया गया तो दादा भाई नेरोजी के द्वारा। 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में प्रसन्नतापूर्वक व्याख्या की थी तो लॉर्ड मिंटो ने। नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन 1906। सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो कब किए थे? तो ये हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खां ने। पूछ रहा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था तो 1916 में, 19 में। तो ये हो जाएगा नन ऑफ द एबव। कब किए थे? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें नन ऑफ द एबव है, 1640 में किया था ये, तो देख लीजिएगा इसको, आगे देगा। 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल से प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। नेक्स्ट है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने की लिखा? तो लिखे हैं डब्ल्यू हंटर। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है तो ये माने हैं लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि यही पृथक निर्वाचन लाता है 1909 के अधिनियम द्वारा, इसीलिए पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को मानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये 1912 में प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होम रूल लीग आंदोलन 1916 में आता है। कह रहा है कि 1516 में होम रूल लीग आंदोलन चालू हुआ। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। इनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो टी.एस. अलकट का नहीं था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपना राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, सेल्फ गवर्नमेंट की। गांधी एवं उसके प्रारंभिक आंदोलन। पहला प्रश्न कि इस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। इनका कॉलेज का नाम था श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज भावनगर। नेक्स्ट कि इनकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो ये बुलाया गया था गुजरात के दादा अब्दुल्ला, इन्हीं का समस्या के समाधान हेतु गए थे महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका। यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। तो चंपारण कब होता है? 1917। ये बार बार पूछता है बीपीएससी। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखित कथन सही नहीं है। तो वर्ष 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो ये गलत है, 22 में किया गया था, जब चौरा वापस लेते हैं उसके बाद। इस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो बाइकोम में भाग नहीं लेते हैं। केरल में होता है बाइकोम सत्याग्रह। यह व्यक्ति लंबे समय तक एनआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। तो यह जमनालाल बजाज के बारे में है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था, तो वर्ष 1917 ईस्वी में। 1718 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूर संघ। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग अस्त्र के रूप में पहली बार किया था। तो ये किए थे आपका अहमदाबाद की हड़ताल के लिए, अहमदाबाद मिल मजदूर का जो हड़ताल था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा किया और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल निमंत्रण देते हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन में बुलाते हैं गांधी जी को। चंपारण जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। तो इसके बाद आपका चंपारण कृषि समिति की स्थापना होती है, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किए? तो ये किए थे आपका चंपारण में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो 3 कट्ठिया। जिससे एक बीघा में 20 कट्ठा होता था, इसमें आपका 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य होता था, इसलिए इसका पद्धति का नाम है 3 कट्ठिया, 3 कट्ठा। नेक्स्ट करा कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। तो कौन सा? तवान देना पड़ता, तवान टैक्स। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल, नील की खेती के बारे में। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे, इनका संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से। ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो लोहिया, जेपी, ये सब बाद में आते हैं। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो सबसे पहले चंपारण 1917। बिहार के कौन सी स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये बत्तख मियाँ बचाए थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसान आंदोलन और किसान सभा। कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था, जो 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य था तो लगान का नगद में परिवर्तन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था हुंकार। नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद संबंधित थे, तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये स्वामी सहजानंद। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था तो 1929 में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन तो 1936 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में 37-38 में बकास आंदोलन आयोजित किया गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। सहजानंद सरस्वती का संबंध है तो बिहार के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा,
राहुल संस्कृत्यायन और यदुनंदन शर्मा में से बिहार किसान सभा से जुड़े थे, तो सब लोग जुड़े हुए थे। सजानंद सरस्वती, कार्यानंद, राहुल संस्कृत्यायन और यदुनंदन शर्मा। स्वामी सजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया, उनकी मृत्यु के ठीक पहले। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे तो राजेंद्र प्रसाद। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था तो वल्लभ भाई पटेल ने। तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ तो किसान सभा के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिन किसान नेता का जिक्र है वह है, ये थे बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। इसमें पहला कह रहा है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो ट्रेड यूनियन का पूछेगा तो लाला लाजपत राय। किसान सभा में सब जगह सहजानंद सरस्वती थे। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये हुआ था सन 1920 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ये थे एम एन राय। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था तो 26 से 39। भारत में मजदूर संघ आंदोलन स्थायी तौर पर स्थापित हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया तो सन 1919 में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग नरसंहार इस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है तो जालियांवाला बाग त्रासदी से ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के खिलाफ क्यों लोग जमा हुए थे, तो ये किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध के प्रदर्शन करने के लिए वहां जमा हुए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को मारा गया, उधम सिंह ने मारे थे। 13 मार्च 1940 को लंदन में सर माइकल ओडायर को गोली मारा था तो उधम सिंह के द्वारा। कांग्रेस 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर आलोचनात्मक रूप अपनाया, जिसके कारण कांग्रेस पुराने उदारवादी जैसे सप्रू, जयकर और चिंतामणि ने अलग हो गई। इन लोगों ने गठित किया तो इन लोगों ने बनाया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। कह रहा कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने महात्मा गांधी का यह खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए थे। महात्मा गांधी इन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के कैसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों से भी पुनः प्राप्त नहीं होगी, तो ये थे महात्मा गांधी। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी, तो ये हुआ था इलाहाबाद, वर्तमान प्रयाग में। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, तो ये खिलाफत आंदोलन की ही एक शाखा थी। नेक्स्ट टॉपिक है असहयोग आंदोलन। पहला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो 20। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने को आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए, तो यह कोई और नहीं बिहार था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो ये थे छपरा में। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है, तो ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो ये लिए थे चौरी चौरा कांड के बाद। 1922 में होता है 5 फरवरी, कभी कभी 6 फरवरी दे देता है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो नाडियाड में सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड। नहीं, ये हो जाएगा आपका चौरी चौरा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऊपर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है, तो सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड होता है, जिसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किए थे स्वामी विद्यानंद ने। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है, तो आंदोलन में केवल उच्च जातियां और अमीरों ने भाग लिया, तो ये गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, तो नहीं, ये समर्थन किए थे, तो इसलिए दोनों सही नहीं है। बिहार के इस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, ते राजेंद्र प्रसाद थे। 23 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था,
तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा के सिर्फ 20 दिन बचे होने के बावजूद पटना कॉलेज छोड़ने वाले व्यक्ति थे, तो ये थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन 1923। स्वराज पार्टी का गठन किसके सफलता के बाद हुआ? तो जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास वगैरह ने असहयोग ये आपका स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। 23 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। बिहार में स्वराज दल का गठन तो श्री कृष्ण सिंह। ये पूछता है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किए थे तो सी आर दास ने। नेक्स्ट टॉपिक है साइमन कमीशन। पहला कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो यह आया था 1928 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछ रहा है कि नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया था? इसका विषय था, तो ये तैयार किए थे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था कह सकते हैं या विकास कह सकते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू। पहला कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया वर्ष 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। यही रीजन है कि आज 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, क्योंकि बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन 26 जनवरी 1930 को ही घोषणा कर दिया गया था कि स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस पूर्ण स्वराज मनाया जाएगा। तो इसी कारण था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। 1929 में के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 29 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कह दांडी मार्च की गई तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से। इन लोगों ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया, तो ये लिए थे सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, सब उद्देश्य, तीनों उद्देश्य था। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो ये था चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। दांडी मार्च कितने दिन चली थी? तो 24 दिन 1929 में। नेक्स्ट कह रहा है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया, तो ये किए थे आपको अब्दुल गफ्फार खां। इनको क्या कहा जाता था? ये कमेंट कीजिएगा। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया तो रचनात्मक कार्यक्रम को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो पटना से थी। कौन थी? तो यह जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। नेक्स्ट टॉपिक है गांधी इरविन पैक्ट गोलमेज सम्मेलन। कह रहा कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने। कह रहा किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मौलिक अधिकारों से संबंधी प्रस्ताव पहली बार पारित हुए? तो कराची अधिवेशन 1931। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में से इस भारतीय नेताओं ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो ये थे लंदन से लौटे थे, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन से। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। तो इसमें आपका पहला और तीसरा में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, सेकेंड में करती है। इसके कांग्रेस के बिहाफ पे महात्मा गांधी जाते हैं लंदन, तो वहीं से बोलते हैं कि मैं खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इस प्रश्न पर असफल रहा तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो बी आर अम्बेडकर ने। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो हम लोग देख चुके हैं, तीसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो पहला और तीसरा में नहीं लिया, सिर्फ सेकंड में लिया था। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सांप्रदायिक पंचाट, पुना पैक्ट एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। पहला कार्य कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, तो किसके लिए? तो अछूतों के लिए। नेक्स्ट कार्य कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई?
तो क्रमशः 71 दिया गया आपका इसके लिए, दलित वर्ग के लिए। संप्रदाय के वार्ड में पूना पैक्ट में था, संप्रदाय के वार्ड में 71 और इसमें 147, याद रखिए 71 एवं 147 दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि पूना समझौता का उद्देश्य था, तो इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुआ? तो ये 1934 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तो जयप्रकाश नारायण, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के भी थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी थे। बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी सन 1931 का गठन इन्होंने किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो लोकनायक। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है तो अप्रैल 1946 में। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है प्रांतीय चुनाव, त्रिपुरी संकट और पाकिस्तान की मांग। तो पहला प्रश्न है कि प्रांतीय सरकारों का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो सुभाष चंद्र बोस। कहाँ इसकी अध्यक्षता हुई थी ये भी बताइएगा कमेंट में। इसमें आप जा कहा जाएगा 1937, 1938 और 1939। तीनों को लगातार याद रखने का ट्रिक याद करिएगा, पूरा और पूरी। 37 में हुआ था फैजपुर में, 38 में हुआ था हरिपुरा में, 39 में हुआ था त्रिपुरी में। तो इसमें 38 पूछा था तो 38 का क्या हो जाएगा? हरिपुरा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसी पाकिस्तान का निर्माता भी कहा जाता है। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो ये लिखा था रहमत अली। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 में पारित किया गया था। अलग मांग, पाकिस्तान की स्थापना का मांग करने वाला प्रस्ताव। नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं क्रिप्स मिशन। पहला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे थे ब्रह्मदत्त। पहला भी पूछ सकता है, तो पहला थे विनोबा भावे। दूसरा में कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और तीसरा थे ब्रह्मदत्त। दूसरा प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम हम लोग देख चुके हैं विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो ये किए थे विनोबा भावे। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया, तो पवनार महाराष्ट्र से। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किए थे महात्मा गांधी। और अगर ये स्वराज पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब स्वराज पूछेगा तो हो जाएगा दयानंद सरस्वती, और जब सर्वोदय पूछेगा तो महात्मा गांधी। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो महात्मा गांधी की दृष्टि से। सर स्टेफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे तो मार्च 1942 में। नेक्स्ट टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। पहला कह रहा है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, तो उस समय समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ऐसे किसी ने नहीं किया था, लेकिन अगर ऑप्शन में किसी को चुनना ही पड़े तो महात्मा गांधी होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसमें समय क्या हुआ था कि इसके समय 0 आवर चलाकर सारे जितने भी बड़े बड़े लीडर थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व नहीं था। लेकिन इसमें ऑप्शन महात्मा गांधी को सिलेक्ट करना था, इसलिए इसको मान लिया था बीपीएससी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उषा मेहता चलाती थी खुफिया रेडियो। भारत छोड़ो भूमिगत होकर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था, ये भी बहुत बार पूछता है बीपीएससी, तो जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो इस समय बिहार और संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान यूपी है, वहाँ सबसे ज़्यादा व्यापक रहे थे दंगे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। तो इस समय सबको गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में गिरफ्तार किया गया था। उसी तरह गांधी जी को पूछेगा तो आगा खां पैलेस में गिरफ्तार किया गया था और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो पटना लाए गए थे। योगेंद्र शुक्ल बिहार से थे। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो ये थी श्रीमती राम प्यारी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। ये भी पूछा कि गांधी जी को तो आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, सबसे ज्यादा प्रभावित मुंगेर हुआ था। इसमें जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला? तो ये मिला था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार का वह नेता जो बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो अगर आपको ये भी पता होगा कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है तब भी बना लेंगे, जैसे श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी। 1942 ईस्वी में इस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। तो दीपावली के सब दिन निकल के भाग गए थे, ये दीवाल के फान कर। इसमें याद रखिएगा जैसे कि ट्रिक के माध्यम से कि दीपावली के दिन बहुत ज़्यादा पटाखा ये सब छूट रहा था तो ये निकले तो पता नहीं चला, आवाज़ नहीं किया, ऐसे करके थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो जयप्रकाश नारायण। दीपावली के दिन था उस दिन। कथन एक कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। रीजन कह रहा है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो ये तो सत्य है, लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं था कि इससे भारत को स्वतंत्रता में देरी होगी, तो इसलिए गलत है। नेक्स्ट टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हुआ क्या था कि 1939 में त्रिपुरी संकट में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था त्रिपुरी में 1939 में, सॉरी। इसमें क्या होता है कि गांधी जी के एक तरफ रहते हैं गांधी जी का प्रतिनिधि पटाभी सीतारमैया और दूसरे तरफ सुभाष चंद्र बोस रहते हैं वर्सेस में। सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और ये हार जाता है, लेकिन गांधी जी के विरोध के बाद ये इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस से और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस शब्द में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था जर्मनी में हिटलर द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आईए ने किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो मोहन सिंह भाकना और मोहन सिंह ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये हुआ था 1942 में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया, तो तत्कालीन मलय या मलाया ऐसे कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे, ये थे सिलभद्र याजी। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया, तो ये दिए थे स्वराज द्वीप। इसमें क्या था कि अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज द्वीप, ये पूछा था बीपीएससी। 45-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो ये थे भूलाभाई देसाई। इलाहाबाद में श्रमपान कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वे थे जवाहरलाल नेहरू। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा रुक कर। नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और भारत की स्वतंत्रता। पहला कह रहा है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सर पी लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ये कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे, तो इसमें जे एंड्रयू नहीं थे। इसके कौन कौन थे? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, 3 व्यक्ति थे कैबिनेट मिशन का हिस्सा। जे एंड्रयू नहीं थे। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो बेबल भी नहीं थे। ये 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं थे, तो मैकडोनाल्ड भी नहीं थे। 3 सदस्य हम लोग देख लिए, स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, वही तीनों थे। इसके अलावा और कुछ भी रहे तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत में आया फरवरी 42, मार्च 42, अप्रैल 42 या मई 42। तो इसमें नन ऑफ द एबव हो जाएगा क्योंकि मार्च 46 में आया था, न कि 42। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को रेखांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोगों के नेतृत्व किया था। तो इसका नेतृत्व किए थे सिरिल रेडक्लिफ ने, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया था रेडक्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। यहाँ पे फिर है और बांग्लादेश के बीच है, जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो इसका नाम है रेडक्लिफ रेखा, जो कि सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया तो सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु।
वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? तो ये किए थे आपका अबुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, रियासतों का विभाग। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सरदार पटेल। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास था खाद्य एवं कृषि। वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय थे लियाकत अली खां अंतरिम सरकार में। ये दोनों बहुत पूछता है, वित्त मंत्री लियाकत अली खां, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो खाद्य एवं कृषि। एक पूछता है रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव देव सिंह। जिसके पास बल रहेगा वही तो रक्षा करेगा, तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। श्रम विभाग, तो ये भी पूछता है, श्रम विभाग था जगजीवन राम के पास। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये किए थे जेबी कृपलानी। ये भी पूछेगा कि 47 में आज़ादी के समय कौन अध्यक्ष थे? तो जेबी कृपलानी। और 1950 में कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया, जब ये संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तब भी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तब भी राजगोपालाचारी। इंग्लैंड में, इसको देख लीजिएगा, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 16 जुलाई 1947 को। निष्कर्ष करें कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो घोषणा की थी कि जून 48 तक हम लोग वापस ले लेंगे शासन को। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, और फिर जब पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी मिलेगा भारत का संवैधानिक विकास। पहला कार्य कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसी के तहत 1774 में बहुत सारे कार्य होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है कलकत्ता में। उसके बाद बंगाल के जो गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। उसको हम लोग थ्योरी वाले सेक्शन में देख चुके हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? तो इसमें पहला है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसमें मौजूद असमानता को सुधारने का प्रयास किया, और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये चारों सही है। इसमें पहला कह रहा है नेक्स्ट में कि जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, तो ये था 1786 का एक्ट। इसके तहत 2 अधिकार दिए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, तो 1853 के एक्ट के द्वारा। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो 3 बार आया था, 3-4 बार, 35, 67, 78 और 8। सारा सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियम किया गया था। इसे गैंगिक अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो तीनों सही है। इस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया था या दे दिया था। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिल कार्टिस। मोंटेगी चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो इसे कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1909 की आधार बनी। और ये जो था 1909, इसे कहा जाता था मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो अधिनियम। और ये था मोंटेगी चेम्सफोर्ड। इस समय क्या था कि चेम्सफोर्ड जो थे, ये मोंटेगी जो था भारत सचिव था, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड जो थे वाइसराय थे। उसी तरह मार्ले मिंटो में भी था, मार्ले जो था वो भारत सचिव था और मिंटो उस समय का वाइसराय था। इसलिए इस अधिनियम को ही नाम पड़ जाता है मार्ले मिंटो, मोंटेगी चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है कि 1919 का में जब मोंटेगी चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय थे लॉर्ड जॉर्ज। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की तो प्रांतीय द्वैत शासन को। इसमें प्रांत 1919 में जो प्रांत में द्वैत शासन आया था 1935 के द्वारा उसे समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में द्वैत शासन की प्रारंभ होती है। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था? तो 1935 के अधिनियम के बारे में कहे थे। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो 1955 नाम का कोई एक्ट नहीं आया था, इसलिए नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक विविध है। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो ये कहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ये भी पूछ सकता था कि किसने कहा था, तो रजनी पाम दत्त ने, कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे।
इंडियन नेशनल कांग्रेस। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 93 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन थे? न्यू लैंप फॉर ओल्ड, इसको लिखे थे अरविंद घोष ने। किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट कह रहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था टीबी मैकाले ने। मैकाले का कथन ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। सही युग पूछ रहा है तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह होता है। इसके विरुद्ध में फिर बाद में आपका 13 में 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर भी इन्हीं को कहा जाता है और टैगोर भी इन्हीं को कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। और इसमें जय किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान कौन बोले थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगर किसान रहे सिर्फ तो लाल बहादुर शास्त्री। वे समाजवाद के समर्थक थे और 1933 के में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जा रहा है कि वे समाजवाद के समर्थक थे और 33 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा अशरफ अली ने। घटनाओं का सही क्रम पूछ रहा है तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था जिसे भारत शासन अधिनियम 1909 कहा जाता था। होम रूल आंदोलन 1916, खेड़ा 18। इसको क्रम पूछ रहा था तो 7 फिर 9 फिर 16 फिर 18। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? तो ये कहे थे सरदार पटेल ने। नेक्स्ट कह रहा है कि ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को पेंट किया था। तो ये किए थे अभिंद्रनाथ टैगोर ने। नील विद्रोह, होम रूल लीग, बंगाल का विभाजन और जलियांवाला बाग हत्याकांड में से सबसे पहले हुआ था? तो नील विद्रोह पहले हुआ था 1859 में। इसको भी देख सकते हैं, पहले ये हुआ था होम रूल लीग तो बाद में आता 16 में, बंगाल का विभाजन 1905, जलियांवाला बाग 1919 13 अप्रैल 1919 को। तो सबसे पहले हो जाएगा नील विद्रोह। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा या बंधुत्व ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। यह भी पूछता है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांसीसी क्रांति से। अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के इस राज्य से थी? ये थी कर्नाटक से। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो उठाए थे मौलाना हसरत मोहानी। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो पंडित मदन मोहन मालवीय। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम से सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 25 था, ये भी 25 ही है। ये तो है ही आरएसएस की स्थापना 25 में। कालानुक्रम रूप से प्रथम है क्रिप्स मिशन के भारत आगमन, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और गांधी इरविन पैक्ट। तो सबसे पहले हो जाएगा होम रूल लीग, ये 1916 में ही हो गया था। जबकि क्रिप्स मिशन तो बहुत बाद आता है 42 में, खिलाफत भी बहुत बाद होता है, ये आपका 1920 से, गांधी इरविन पैक्ट 1931। तो सबसे पहले पूछ रहा है प्रथम, तो प्रथम हो जाएगा होम रूल लीग 1916। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? तो इनका नाम था अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी भी ने कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को इस नाम से भी जाना जाता था। तो रेड शर्ट, लाल कुर्ता। जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को इस नाम से भी जाना जाता था। तो इसे बेथी भी कहा जाता था, बेथी। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के सारण जिला के। 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो पटना में, बांकीपुर में, हम लोग कल देख चुके थे। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तारेन माधोलकर या मुधोलकर भी कहा जाता था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो हजारीबाग जेल। कैथरीन मेयो, एल्ड्स एक्सले, चार्ल्स एंड्रू और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो ये लोग जो थे उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। यही इन लोगों के बीच संबंध है। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये किए थे गुट निरपेक्ष, नन अलाइनमेंट।
स्वतंत्रता पूर्व बिहार में यह एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो कौन थी? तो कुर्मी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इनका नाम है अबुल कलाम आजाद। निम्न जोड़ी सही है। तो सीआर दास कहा जाता है देशबंधु को, देशबंधु सीआर दास, और दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज को कहा जाता है। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम पारित हुआ था तो 1900 ईस्वी में। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। सही सुमेलन पूछ रहा है तो बारदोली गुजरात में है, चौरी चौरा यूपी में है, यरबदा महाराष्ट्र में है, नोआखली बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल। ये बांग्लादेश याद रखिएगा, अगर बंगाल ऑप्शन में है तो बंगाल हो जाएगा। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है तो कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है। तो पहले पानीपत होगा, फिर हल्दी घाटी, फिर पलासी, फिर बक्सर। पलासी 1757, बक्सर 1764। पानीपत पहला तो हुआ था 1526 में, दूसरा 56 में, तीसरा 1526, 1556। हल्दी घाटी 1576 के आसपास होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, साहित्य, कला, संस्कृति और पुरस्कार। पहला करा कि कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थे? तो गीता रहस्य बर्मा जेल में लिखे थे, बर्मा के जेल में। इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे तो वैलेंटाइन सिरोल। अनहैप्पी इंडिया तो ये लिखे थे लाला लाजपत राय ने। सही सुमेलन पूछ रहा है तो पहला है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया तो ये लिखे थे ताराचंद। और अगर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार रहे, यहाँ पे इंडिया था तो ताराचंद, और बिहार है तो के दत्ता। आनंद मंथ के लेखक तो बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस के लेखक हैं राजा राम मोहन राय। द इंडियन मुसलमान तो डब्ल्यू हंटर। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं सीआर दास। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये किया गया था अल हिलाल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं तो चंदेश्वर। झंडा गीत किसने लिखा? तो श्यामलाल पार्षद। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया है। देशेर कथा तो साखाराम गणेश देवस्कर। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया तो माइकल मधुसूदन दत्त ने। सही सुमेलन पूछ रहा है तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है बुर्रा, असम का है बिहू, हिमाचल प्रदेश में नट्टी, राजस्थान में घूमर। यह युग्म गलत है तो MS सुब्बुलक्ष्मी बांसुरी, ये गलत है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है तो अर्जुन पुरस्कार। इस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है तो नेल्सन मंडेला और एक खान अब्दुल गफ्फार खां, दो ही लोगों को मिला है। इनको 1990 में मिला था नेल्सन मंडेला को। खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारती और कमलेश्वर में से मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पत्रकार हैं तो अरुण शौरी को मिला है। करेंट से ये सब अपडेटेड है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से पॉलिटी आ गया, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। इंडियन पॉलिटी एवं गवर्नेंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।